एक MMA और बॉक्सिंग चैनल हो। बॉक्सर्स पे वीडियो बनाना, फाइटर्स पे वीडियो बनाना, अपडेट्स देना, न्यूज़ बताना, कवरेज करना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना मेरा काम है। लेकिन मैं एक इंडियन भी हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी एक इंडियन होगे। ये जो वीडियो है इसे तुम हेडफोन पहनो और सुनना शुरू करो, बिकॉज ये तुम्हारे ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा ज़रूरी 25 मिनट होने वाले हैं। ये महीनों महीनों की रिसर्च से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। जितनी भी पढ़ाई मैंने की है हिस्ट्री को लेकर, जितनी भी पढ़ाई मैंने की है कॉन्कर्स को लेकर, फाइटर्स को लेकर, जितनी भी एक्सपीरियंसेस मेरी आई है एज एन इंडियन, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ सिट डाउन, रिलैक्स, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव मैं बदल दूंगा और तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आएगी। सो अगर फ्री नहीं हो तो बाद में जब फ्री हो गए रात को सोते समय ये वीडियो चला देना। दिस विल ग्रो योर इंटेलेक्ट। अगर तुम किसी पत्थर के नीचे नहीं रहते, इफ यू डोंट लिव अंडर अ रॉक, तुमने ये नोटिस किया होगा कि हम इंडियंस के अगेंस्ट रीसेंट टाइम्स में नियरली 2-3 साल से रेसिस्ट वेव चली है। हमें काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट टर्म्स बोले जाते हैं। पजीत, स्टिंकी करी, इंडियन, काउ टर्ड और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम पर बोली जाती हैं। ये रेसिस्ट टर्म्स से हमें रेफर किया जाता है, हमारे अगेंस्ट रेसिज्म किया जाता है। तो क्या ये चीज़ वेस्ट की एक ग्रैंड कंस्पिरेसी है हम इंडियंस के खिलाफ, जो सडनली वो हमारे खिलाफ इतने रेसिस्ट मीम्स, जोक्स और वीडियोस बना रहे हैं? ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन था ये सारी रेसिज्म को जवाब देने का, लेकिन मेरे पास जवाब तो थे नहीं, सिर्फ सवाल बाकी रह गए। सबसे पहली एड्रेसल मुझे करनी है टाइलर ओलिवेरा के वीडियो की। टाइलर ओलिवेरा एक काफ़ी अच्छा यूट्यूब क्रिएटर है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल क्रिएटर। आई विजिटेड द कोल्डेस्ट टाउन इन द प्लानट इन रशिया, या फिर कोई अच्छा कल्चरल चीज़ दिखा दी, ऐसी चीज़ें दिखा दी जो दूसरों के लिए कल्चरल शौक हैं, जो हम नहीं जानते। लेट्स से तुम इंडिया में हो, तुम्हें स्पेन का कोई अजीब ट्रेडिशन दिखा दिया जाएगा तो तुम उससे फेमिलियर होगे, और जो वहाँ के लोग हैं वो देखेंगे कि कैसे ये फॉरेनर हमारी ट्रेडिशन को सेलिब्रेट कर रहा है। टाइलर चाहता तो होली दिखा सकता था, दिवाली दिखा सकता था, मगर ही चोज ए स्पेसिफिक टाउन जिसका नाम तक किसी ने नहीं सुना, गौमातापुरा इन कर्नाटका। कहाँ है किसी नहीं पता। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे भी नहीं पता ये गाँव कहाँ है, इसके ट्रेडिशन क्या है। वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है गाय के गोबर को, गाय की टट्टी को एक दूसरे पे थ्रो करने का, और ये साल में एक दिन ही मनाया जाता है। और इसे डॉक्यूमेंट किया था टाइलर ओलिवेरा ने। 3.2 मिलियन व्यूज हैं और बहुत ज़्यादा हेटरेड मिल रही है, हेट कमेंट्स मिल रहे हैं ये वीडियो को बाय अस इंडियंस, अलॉन्ग विथ दैट ऑन अस इंडियंस, जो बाहर के लोग हम पे हेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रेसिस्ट टर्म्स बोल रहे हैं। पहला सवाल टाइलर भैया पे उठता है कि भैया आपने ये क्या ही दिखाया, इतने अच्छे क्रिएटर हो, कुछ अच्छा दिखा देते या फिर कुछ ऐसा दिखा देते जो सोसाइटी में चेंज लाए। इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स और भी हैं, वुमेन सेफ्टी पे बना देते, अनसेफेस्ट टाउन फॉर वुमेन, ये वो कुछ भी कर देते, लोग इतनी हेट नहीं करते। ये तो ऐसे लग रहा है बस एक रेसिस्ट कैश ग्रैब था। मगर ये सवाल यहाँ ख़त्म होता है। एक सवाल आता है हम पर एज इंडियंस। मैं जब छोटा था, मुझे आज भी याद है, मुझे चिकन पॉक्स हुई थी, यानी दाने निकलते हैं पूरे शरीर पर। एक बहुत ही सिवियर ऑनसेट था चिकन पॉक्स का, और इस बीमारी के लिए मेरे फैमिली को किसी बहुत ही बुढ़ी आंटी ने बोला कि इसे गाय का मूत्र पिलाओ और ये ठीक हो जाएगा, और मुझे वो सैडली पीना भी पड़ा। अब जब मैं बड़ा हुआ, साइंस पढ़ी, तब मुझे पता लगा कि काव यूरिन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ यूरिन, मैमेलियन यूरिन। इंसान के यूरिन में, कुत्ते के यूरिन में, काव यूरिन में, हॉर्स यूरिन में ज़्यादा फर्क नहीं है। वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बरकरार रहता है, हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, अमोनिया रिलीज होता है। यही यूरिनेशन का काम है। यूरिन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन इंडिया में इतनी भी जनरल सेंस नहीं थी लोगों को। और तुम आज तक देखोगे फेक आयुर्वेदिक बाबाज और गुरुज, जिन पर पता नहीं कितने एलिगेशंस लगते हैं, जो 50,000 साल पुरानी आइडियोलॉजी इसको 2025 में यूज करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम गोबर में बनी हुई रोटी खाओगे, गोबर से निकला हुआ गेहूं खाओगे तो तुम ताकतवर बन जाओगे, तुम्हें बच्चे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, 2 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो, और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए, तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। जिसे चर्म रोग होता है, खुजली की बीमारी होती है, वह गाय के गोबर से स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए,
फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए। मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई। विच हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। और ये वीडियो में एक आदमी गोबर खाता हुआ नजर आता है। ये सारी चीज़ें बाहर के लोगों के लिए एक कल्चरल शॉक है। बिकॉज काउ इज जस्ट ए कमोडिटी। वो काउ को एक चिकन की तरह दिखते हैं, मिल्क करते हैं, बुढ़ी हो जाती है, मार के खा लेते हैं। दिस इज द फैक्ट दैट यू शुड रियलाइज एज ए क्रिटिकल थिंकर। और इसी वजह से उन्हें एक कल्चरल शॉक मिलता है जब वो देखते हैं कि एक आदमी काउ की टट्टी खा रहा है। वो लोग बोलेंगे भाई कुत्ते की क्यों नहीं खा रहा, काउ की ही क्यों, काउ ही क्यों सेक्रेट है, कुत्ता भी तो अच्छा जानवर है, उसकी टट्टी में भी कुछ मेडिसिनल निकला है, टेस्ट तो करना। ये चीज़ें, ये कमेंट्स तुम्हें मिलेंगे। और मैं अपने ही खिलाफ रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि हम इन चीज़ों पे मानते ही क्यों हैं 2025 में भी। Are you serious? Are you fucking serious? What did you just say? The myths of cow dung soap? This sounds like the most counteractive thing I've ever heard. What's next? Fucking piss shampoo? Let's bust them wide open. Myth 1. People think it's unhygienic. Actually, cow pity soaps are blended and sterilized with herbs like and essential oils for fresh and clean feel. Oh, thank God. I thought they were just rubbing cow poop on themselves and calling it clean. Oh, no. Thank you for elaborating. Now that I found out that you actually add essential oils. No! That doesn't matter! That doesn't matter! You know those people that don't shower and instead they just spray cologne on themselves? That is just what you're doing. These herbs and essential oils are not going to mask the smell of cow shit. Myth 2. It smells bad. No. We add essential oils so it smells amazing. This is Indian math where they add essential oils to literal cow poop and think it smells amazing. And they have everything: bath care, hair care, face care, home care so your dishes can smell like cow shit, incense so your room can smell like cow shit, lip care so you can kiss and taste cow shit, medicine. Oh my God, like nigga, you made a grown man cry. Yeah, I'm not gonna show you the whole thing. And matter of fact, I'm not even have the freeze frame on. I'll take this off and put something happy and calming and relaxing so you get. But this guy, yeah, he ate cow shit. And then there's the cow poop festival where they just throw cow poop at each other. प्रॉबेबली बिकॉज देश की जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है वो देश की रिलीजियस टेम्परमेंट से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लोगों का साइंटिफिक नज़रिया बड़ा कम है और रिलीजियस नज़रिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। स्पेशली जो हमसे बुढ़े लोग हैं, मिलेनियल्स हैं, उनको व्हाट्सएप पे जो भी फॉरवर्ड आता है वो उसे सच मान लेते हैं। आयरोनिकली वी कंसिडर काउ और मदर्स, यू नो, हम उनका दूध ले रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो भी एक एक्सप्लॉइटेशन ही होती है दूध निकाल लेना। अगर तुम वीगनिज्म पे वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। आई एम नॉट अ वीगन, बस एक्सप्लॉइटेशन तो होती है, ये जान लो। लेकिन इंडिया मीनवाइल बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया से ही ज़्यादा से ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। और जब तुम बाहर जाओगे यूएई में, मलेशिया में, थाईलैंड में, तो तुम्हें पैकेट्स में जो बीफ मिलेगा वो दिखेगा सप्लाइड फ्रॉम इंडिया। तो जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए एक और कल्चरल शॉक होता है कि दे कंसिडर काउज होली एंड दे एक्सपोर्ट देयर मीट टू अस, विच इज़ क्रेजी। तो ये चीज़ एक डायकोटमी और हिपोक्रेसी दिखाती है। अब तुम कहोगे वो बफेलोज होती हैं, इट डजेंट मैटर। अगर तुम उसका दूध यूज़ कर रहे हो एटलीस्ट ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। ज़्यादा पैसे ले लो दूध के, बस उसे कटने तो मत दो। ये चीज़ होगी नहीं, इस चीज़ को छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर सारी रियलिटी जानता है कि काउ हमेशा से एक कमोडिटी थी। बैल, भैंस, दीज आर जस्ट कैटल, इट डजेंट मैटर। तुम उसका दूध यूज़ करोगे, उसके बाद वो तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएगी, तो उसे तुम बेच दोगे। Enough talking about Tyler Oliveira and cows. मेरे घर के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है नासिक नाम का। वहाँ के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सिवियर केस हो जाता है। ये 3 साल की लड़की को ये पागल दरिंदा उठा लेता है बिकॉज लड़की के बाप से ये आदमी की तनातनी हुई थी। वो लड़की के साथ कुछ बहुत ही बुरा काम करता है और उसके सर को पत्थर से फाड़ देता है, जैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो, जंगल में छोड़कर फरार हो जाता है। अब जब लड़की की बॉडी उनके पेरेंट्स को मिलती है तब क्या होगा। ये इंसिडेंट होता तो एक के साथ है, लेकिन पूरा गांव टेरराइज हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। वुमेन सेफ्टी में इंडिया लिटरली बहुत ही ज़्यादा नीचे है। 3 साल की बच्ची, 30 साल की औरत, 90 साल की औरत, कोई भी सेफ नहीं है। छोटे कपड़े पहनने वाली, मुंह तक पल्लू ढकने वाली, किसी के साथ भी बुरा हो सकता है। और हर महीने तुम्हें एक न एक ऐसा ब्रूटैलिटी का एक्सट्रीम केस देखने ही मिलेगा। कभी कभी तो फॉरेनर्स के साथ ऐसा हो जाता है। कर रहा था। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल है। ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। No, sorry. No. Out. Call your friend. This gorgeous Korean travel blogger just shared her recent trip to India. And man, what started as an exciting adventure turned into a complete nightmare. In just a few days, she dealt with non-stop stalking, creepy harassment, and scam after scam. And if that wasn't bad enough, the whole thing ended with a nasty car accident. Fair, until she finally broke down crying on camera, shouting, "I hate India." Are you fine, man? Yeah, I'm crying. Why? Guys, I hate India. To India. Yes, you heard that right. It's my first time traveling by myself and going to India. So I really appreciate any tips or any travel hacks you guys.
जिस वजह से हमारा टूरिज्म हर साल नीचे जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं कर रहे बिकॉज दे फियर दैट समथिंग बैड माइट हैपन टू देम। और मैंने पहले भी कहा था, हमारी साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं है, रिलीजियस टेम्परमेंट है। तो कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस के बदले हमारे गुरुज कुछ अलग ही सोल्यूशन दे देते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, मान लिया, लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स कम होने चाहिए, लिविंग में मत रहिए, लड़कियों की सेफ्टी उनके हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम बच्चों को बचपन से ही एडुकेट करोगे, लड़कियों को लड़कों को सबको सिखा दोगे सेक्स एजुकेशन क्या होती है, कंसेंट क्या होती है स्कूल से ही, तो वो ऐसा कदम लेंगे ही नहीं, वो मैच्योर होंगे। और इसके साथ साथ अगर लॉ इन्फोर्समेंट अच्छी होगी तो भी सब डरेंगे। मेरा भाई यूएस में रहता है। यूएस में अगर उसके पीछे 2 मिनट भी कोई चल दे हुडी पहनकर और हाथ पीछे रखकर, तो वो पुलिस को कॉल करेगा ना, पुलिस आ जाएगी और वो आदमी को चेक करेगी कि ये छुरी तो नहीं लेके चल रहा, मारने तो नहीं आया। इंडिया में अगर ऐसा होगा तो तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। इंडिया में किसी ने तुम्हारा पॉकेट मार लिया, एक्सीडेंट हो गई, पीट दिया, कूट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी तुम पुलिस को कॉल करने का नहीं सोचोगे। बिकॉज इंडियंस का पुलिस को लेकर टेम्परमेंट अलग है और ये भी एक कॉलोनियल रेमिनेंट है। कॉलोनियल रेमिनेंट इस वजह से कुछ ब्रिटिश ने इंडियंस को सब्जुगेट करने के लिए एक फोर्स बनाई थी जिसे ही हम पुलिस के नाम से जानते हैं। उस टाइम पर कुछ और नाम था उनका, और वो हमारे यहाँ पे लॉ मेंटेन नहीं करते थे, बस ऑपरेस करते थे। जो ज्यादा बोल रहा है उसको पीट दो, पॉलिटिशियंस का, हायर अप्स का ध्यान रखो, ये करो वो करो और टैक्सेस वसूल करो, ये था उनका काम। मीनवाइल यूएसए, यूके, जर्मनी, ये लोग, ये देश बहुत समय से डेवलप्ड हैं, डेमोक्रेटिक हैं और यहाँ पर अच्छे लॉ इन्फोर्समेंट तुम्हें मिलेंगे और क्राइम्स का प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और जस्टिस जल्दी मिलने की वजह से ये क्राइम्स करने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं और ये क्राइम्स प्रिवेंट होते हैं। विंस्टन चर्चिल, यूके के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने यूके को वर्ल्ड वॉर 2 जिताई थी अगेंस्ट जर्मनी, उन्होंने ये कहा था, वो इंडिया के कॉलोनाइजर भी थे, इंडिया के तो अगेंस्ट ही थे, इंडिया से बहुत ज़्यादा ग्रेन उठाया था और अपनी आर्मीज को खिलाया था। इस टाइम पर जब इंडियंस मर रहे थे तो चर्चिल से पूछा गया व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, तो चर्चिल ने कहा इंडियंस आर बीस्टियलिटी पीपल विथ ए बीस्टियलिटी रिलीजन। उनके इंडियंस पर टेक बहुत ही ज़्यादा बुरे थे और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड नेशन है जो अंदर से ही टूटेगा। मैं चर्चिल के ओपिनियंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ही वॉज ए डर्टी कॉलोनाइजर बट अलॉन्ग विद दैट ही वॉज ए स्मार्ट मैन। He understood that इंडियंस को तोड़ने के लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। इंडियंस ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो बस अपनी ही कम्युनिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रहते हैं, रिलीजन भी नहीं। और ये चीज़ तुम्हें आज तक देखने मिलेगी। मेरे घर के पास ही जो पॉलिटिकल रैलीज होती है वहाँ पे कहा जाता है अगर बटोगे तो खटोगे, विच इज़ ए वेरी बैड स्लोगन। इसके साथ साथ मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर अगर तुम्हें यहाँ की भाषा नहीं आई तो तुम्हें ह्यूमिलिएट किया जाएगा, मारा जाएगा और बोला जाएगा कि यहाँ पे यहाँ की भाषा बोलो। दीज 2 थिंग्स आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश में तुम डिविजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और अगर तुम इंडिया में रहते हो, तुम भले बोलना तक नहीं जानते, गूंगे हो, मगर तुम सिटीजन रहोगे, जहां रहते हो वहां तुम्हें रहने का पूरा हक है और ये हक तुम्हें संविधान देता है। लेकिन ये चीज कोई नहीं समझेगा। यहाँ हो तो यहाँ की भाषा बोलो, पंजाब में हो तो पंजाबी बोलो, गुजरात में हो तो गुजराती बोलो, वरना मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे और तुम्हें यहाँ का आदमी नहीं समझेंगे। और ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इससे मुझे चर्चिल की राइटिंग्स याद आ जाती हैं जो उन्होंने 1930s में लिखी थी। 1930s से याद आया, 1930s में एक और भी बड़ी चीज हुई थी, वो थी जर्मनी में नाजी पार्टी का जन्म। नाजी पार्टी पावर में आने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी टूल यूज़ किया। वो आर्मी नहीं थी, वो पुलिस नहीं थी, वो ना कोई बहुत बड़ा इवेंट था, वो बस एक चीज़ थी, वो थी प्रोपोगेंडा। उन्होंने मास मैनिपुलेशन की। हाँ, नाजीज पहले ऐसे गवर्नमेंट थी जिनके एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे जिनका नाम था जोसेफ गोबल्स। इन्होंने प्रोपोगेंडा पर लिटरल किताबें लिखी हैं जो यूएस, यूके, इंडिया आज तक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं दे सकते क्योंकि ये आदमी लाखों लोगों की मौत के लिए भी जिम्मेवार था। यूसेफ गोबल्स का काम इतना ज्यादा प्यारा था कि उन्होंने एक ऐसे पागल डिक्टेटर को एक भगवान की तरह दिखाया। एक ऐसा आदमी जो ये मानता था कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 इसलिए हारा, जर्मनी की जो हालत है आज के दिन, भुखमरी, टूटा हुआ देश, हमारे बच्चों के पास रहने के लिए घर नहीं, स्कूल नहीं, ये सारी चीजें, ये सारी वजहें एक कॉमन एनिमी की वजह से है, वो है द जर्मन, द यूरोपियन जू। अगर हम इसे खत्म करेंगे तो पूरा देश इवॉल्व हो जाएगा और हमारा थर्ड राइक 1000 साल के लिए सर्वाइव करेगा। और इसे प्रोपेगेंडा में बार बार बजाया जा रहा था, जर्मनी वर्सेस जूइशिज्म, जर्मनी वर्सेस सोवियत, जर्मनी वर्सेस कम्युनिज्म, और बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जा रही थी। इन्हीं भड़काऊ बयानों की वजह से
लाखों लोग अपनी मौत पे मार्च करते थे, लाखों लोगों की डेथ हुई, जर्मन्स की ही डेथ हुई, इतने सारे सोल्जर्स मरे। और जब वॉर भी इनके अगेंस्ट टर्न हुई थी, फिर भी प्रोपोगंडा जारी रहा कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आखिरकार जर्मन कैपिटल बर्लिन इनसर्कल हो गया। यूसुफ गोबल्स एक बंकर में आ गए, लेकिन फिर भी बंकर से चिल्लाते रहे कि हम जीत रहे हैं। उनके सर के ऊपर बॉम्ब्स ड्रॉप हो रहे थे। इनके प्रोपोगंडा की ताकत इतनी बड़ी थी कि वो आज तक मानी जाती है, और इंडिया में भी ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। हमें एक कॉमन एनिमी बता दिया गया है, वो है द इंडियन मुस्लिम। अब मैं जानता हूँ हमारा मीडिया ये पूरा ओपनली कर रहा है, तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे आके बता ही सकता हूँ। मीडिया में सारी डिबेट्स जो होती हैं वो या तो हिंदू मुस्लिम पर होती है, या किसी मूवी पर होती है, या फिर ऐसे ही फालतू टॉपिक्स पर होती है, जिसके लिए मेरे लिए एज अ पर्सन, एज अ यंग मैन जो मेहनत कर रहा है, कोई जगह नहीं है। क्रिकेट मैच, इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम मुझे नहीं जानना, मुझे कोई रिलीजियस न्यूज़ देखनी ही नहीं है मैम। मेरे लाइफ में और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत जो विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है, उसका हाल कुछ ऐसा है। पॉल्यूशन, खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है। बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गले में स्क्रैच होती है। पॉवर्टी। 55-year-old widow Murthy Devi gave up her fight against years of malnutrition and hunger. When she died, there was not a single grain in her house. Unemployment. He's a university graduate with a manufacturing diploma. आओ ले जाओ स्कर्ट प्लाजो। But after searching for years, the only job he could find was at this flea market in Delhi. Brainwashed generation. भटक रहे थे 2 लड़कियों को लेके। क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया। हाँ। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ऐसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। मैं रोज एक रेलवे लोकल से ट्रैवल करता हूँ। एक 100 लोगों की कैपेसिटी वाले डब्बे में 1000 लोग चढ़े होते हैं। काफ़ी लोग ट्रेन से बाहर होते हैं। मेरे सामने एक आदमी, एक 20 साल का लड़का जो मेरे पीछे ही ट्रेन में चढ़ा था, मुझे धक्का दे रहा था, बोल रहा था भाई अंदर जा, मैं थोड़ा बाहर हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर हूँ। उसका सिर्फ एक पैर अंदर था और मेजॉरिटी ऑफ द शरीर बाहर था। मैं थोड़ा अंदर घुस चुका था। लकीली मैं रोज़ ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ। पीक टाइम्स में लोकल ट्रेन कैसी होती है जाके देख लो। वो लड़के का पता नहीं क्या हुआ, किसी का धक्का लगा और वो लड़का गिर गया। वो लड़का ट्रेन से गिर गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। वो लड़का कोई छपरी नहीं था, एक जिम्मेदार सिटीजन था, स्टूडेंट था, या फिर कहीं जॉब पर जाता था। 19-20 साल का लड़का, गुजराती फैमिली या फिर कोई ऐसी ही फैमिली से था, वेल टू डू लड़का था, ट्रेन से गिर गया। और वहाँ के लोगों का रिएक्शन भी बड़ा कैजुअल था कि गया। मैं तो बाहर देख तक नहीं सका कि उसके साथ क्या हुआ। बचा, मरा, ट्रेन के नीचे आया, गॉड नोस। अगर मर गया तो उसकी डेथ का जिम्मेवार कौन है? और ये अकेला नहीं है, ऐसे हर साल 30,000 से ज़्यादा लोग हमारी ट्रेनों से मारे जाते हैं और ओवर क्राउडिंग इसका सबसे बड़ा रीजन है। मगर ये नेशनल इशू नहीं है ना जी। हमारी मीडिया आपको बताएगी कि नेशनल इशू क्या है। हम आपको बताएंगे ना, हम आपके दिमाग में विचार्स को डालेंगे कि आप ऐसे सोचिए। आपका इशू तो बड़ा छोटा है। मेन इशू तो ये जो मूवी लगी है उसकी रिलीज है कि ये अच्छी थी, नहीं थी, प्रोपोगंडा थी, सच थी। अरे भाई मुझे मूवी से कुछ नहीं करना। मेरा मेन इशू तो ये है, मेरा मेन इशू तो जो हवा में पोल्यूशन है वो है। AQI 500 पर पहुंच जाएगा तो भी तुम इसे इशू नहीं मानोगे। मीडिया में कब बात की गई पोल्यूशन की? मीडिया में कब बात की गई ऐसे ओवर क्राउडिंग की? मीडिया में कब बात की गई हमारी घटिया सिविक सेंस की, कचरे की? कभी भी नहीं। जो एक्चुअल इश्यूज हम इंडियंस को रोज बॉदर करते हैं वो इनके लिए इश्यूज ही नहीं है। जोसेफ गॉबल्स से पहले रोमन्स ने एक चीज कही थी, गिव देम ब्रेड एंड एंटरटेनमेंट एंड दे वोंट रिवोल्ट। आवर न्यूज चैनल्स, आवर न्यूज मीडिया इज नॉट ए पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये कोई डेमोक्रेटिक पिलर नहीं है जो चेंज ला सकते हैं। ये बस एक एंटरटेनर है जो घटिया बातों को हमेशा बजाते रहते हैं और हमारी इंटेलेक्ट को, पूरे देश को नीचे ले आते हैं और हमें इतना ज़्यादा सब्जुगेट कर देते हैं कि हम सवाल ही ना करें। इट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन दैट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ मारने की भी ज़रूरत नहीं, बस दिमाग पे काबू ले लिया है। हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट है जापान। जापान वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जापान के लिटरली लौड़े लग गए थे, आर्मी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। जापान US की एक कॉलोनी बन गया था।
लेकिन जापानीज लोगों ने कुत्ते की तरह मेहनत करके 12-12 घंटे काम करके अपने देश को रीबिल्ड किया और इतनी बड़ी इकोनॉमी बने, हमसे इतने ज़्यादा डेवलप्ड बने, इतने ज़्यादा साइंटिफिकली सफिशिएंट बने। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन किसे ज़्यादा नोटिस नहीं होता। वो देश की प्रॉब्लम्स तुम्हें अब तक दिखेंगी, वो स्लम्स, वो घटिया गटर का पानी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें, वो गंदी नदियाँ, वो पोल्यूशन तुम्हें अब तक दिखेंगी। The Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the 4th largest economy in the world. We are a $4 trillion economy as I speak. भाई जाके 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में देख लो ना, फिर भी वो हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही होंगी, टॉप 10 वाली भी। दिस इकोनॉमिक चार्ट मीन्स नथिंग जब तक हमारे देश का लिविंग एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है, जब तक हम इतनी ज़्यादा टैक्स पे करके भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं पा रहे एज अ सिटीजन। मैंने जापान और वर्ल्ड वॉर 2 की बात की, तो अब चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। इंडियंस हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्राइड लेते हैं और ये प्राइड लेने की हमारी कोई ज़रूरत बनती नहीं है। ओपेनहाइमर ने जब पहला बार न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग करी थी, तो उन्होंने गीता का एक फेस कोट किया था, भगवत गीता का एक फेस कोट किया था, जो था नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। मगर हम इंडियंस ने ये कह दिया कि भैया एटॉमिक बॉम्ब की जो सारी रिसर्च है ना, वो इसके दिमाग में इस वजह से थी बिकॉज ये भगवत गीता पढ़ता था। भगवत गीता में ही एटॉमिक बॉम्ब बनाने का सच है। जो ब्रह्मास्त्र है वो शायद भगवत गीता का एटॉमिक बॉम्ब है, हमारे रिलीजन का एटॉमिक बॉम्ब है। देयर इज़ अ बिग येस एंड अ बिग नो। अगर तुमने थोड़ी भी हिस्ट्री या साइंस पढ़ी होगी, या तुम साइंस में बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड हो, प्रोफिशिएंट हो, या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये हिस्ट्री थोड़ी डीप है, ध्यान से सुनना। ओपेनहाइमर एक जर्मन जूइश साइंटिस्ट था जो हिंदू स्क्रिप्चर्स बहुत अच्छे से पढ़ता था, मगर उसकी जितनी भी रिसर्च आई थी ना, वो उसके काम की नहीं थी। 1939 में जर्मनी में एसएस ऑफिसर ऑटो हैंस, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और हाइजेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट, इन्होंने यूरेनियम के एटम को स्प्लिट किया था। और ये एटम की स्प्लिटिंग बहुत ज़रूरी थी फ्यूजन रिएक्शन के लिए। ये सारे पेपर्स उन्होंने सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया कि ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, रिएक्शन होता कैसे है। ये ओपेनहाइमर को जब पता चला, तभी उसने एटॉमिक बॉम्ब पर काम करना शुरू किया। अब ये यूरेनियम को स्प्लिट करने का भी जो काम था, वो उससे पहले मैरी क्यूरी मरने से पहले लिख कर गई थी कि ऐसा शायद हो सकता है, और वो भी एक यूरोपियन साइंटिस्ट थी, पोलिश साइंटिस्ट थी। और ये लोगों का काम ओवर द ईयर्स जनरेशन बाय जनरेशन बेटर हुआ। फाइनली ओपेनहाइमर ने एक न्यूक्लियर फिजन वाला बॉम्ब बनाकर यूएस को रेडी करके दिया एट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मगर वी इंडियंस रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड इट। हम भगवत गीता का बस एक रेफरेंस सुनते हैं और मानते हैं कि वहाँ से ही उसे नॉलेज मिली, ऐसा नहीं है। चार्ल्स डार्विन, एक और यूरोपियन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, उसने थियरी ऑफ एवोल्यूशन दी, और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे भगवान के जो 10 अवतार थे वो चार्ल्स डार्विन के थियरी से इंस्पायर्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे क्यों होता है कि जब थियरी थियराइज की जाती है, साइंस बोली जाती है, तब रिलीजन से चीज़ें उठाकर दे दी जाती है कि ये तो हमारे पास पहले से था। पहली बार प्लेन यूएसए में उड़ाया गया था, लेकिन हम इंडियंस कहेंगे कि नहीं, पहली बार प्लेन इंडिया में उड़ा था। इंडिगो का नहीं भाई, इंडिगो का तो उड़ता कम है, कैंसल ज़्यादा होता है। पहली बार प्लेन उड़ा था पुष्पक विमान नाम का, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। कहाँ मिला, एक अवशेष तक नहीं मिलेगा, लेकिन हम इन चीज़ों को मानते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। इन चीज़ों की वजह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग चली जाती है। जो मैंने तुम्हें साइंस की बात बताई ना, वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें साइंस से प्यार होगा कि भाई एटम स्प्लिट होता है, ये चीज़ें होती है, प्लेन के इंजन्स कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई थी, अगर हमारे पास इतना सब लिखा हुआ है, तो हमारे देश में नोबेल प्राइज लोगों ने क्यों नहीं जीता? तुमने इतने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तुम इतना जानते हो, व्हाट्सएप से पढ़ के बना दो स्क्रिप्ट, बना दो ना कुछ ऐसा जो नोबेल प्राइज मिल जाए। बना दो एक न्यूक्लियर रिएक्टर आलू से चलने वाला, बना दो कुछ ऐसा अजीब सा, लेकिन नहीं कर सकते हो ना। उसके लिए साइंटिफिक टेम्परमेंट चाहिए, उसके लिए एक ओपन माइंड चाहिए।
देयर इज अ रीजन वाई सारे के सारे साइंटिस्ट फ्रॉम गैलीलियो, इसके साथ साथ आइजैक न्यूटन, इसके साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरोप से आते हैं। और जितना ज़्यादा साइंस में प्रोग्रेशन हुई उतना ज़्यादा उनके रिलीजन ने एक बैक सीट लेने लगे। गालीली ने जब प्लानिटरी लॉस दिए थे, प्लानिटरी मोशन समझाया था, तब चर्च ने उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा रिवोल्ट किया था, उसे जेल में डाला था। पर ओवर टाइम उनके देशों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, उन्होंने ये डेरिवेशंस को, ये लॉस को साइंटिफिक फैक्ट माना और ये चीज़ें, और इसी वजह से उनकी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई। हम नहीं मानते, हम रिलीजियस टेम्परमेंट को साइंटिफिक टेम्परमेंट में 2025 में भी ऊपर रख रहे हैं, जिस वजह से हमारी थिंकिंग डेवलप ही नहीं पारी क्रिटिकल वाली। आज शनिवार है, आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाऊंगा, घर का वास्तु ठीक नहीं है, घर में मशीन यहाँ नहीं यहाँ होगी, मैं कार के ऊपर ये चुनरी बांध दूंगा तो शायद एक्सीडेंट ना होगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में इन चीज़ों का कोई मतलब, कोई मायना नहीं है। आई एम नॉट सेइंग जो तुम कल्चर्स कर रहे हो, ट्रेडिशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे रॉन्ग है, नहीं, सब करते हैं कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, लेकिन उनको फैक्ट तो मत मानो, उनको इतना ज़्यादा बड़ा मत कर दो कि वो तुम्हारे साइंस को, वो तुम्हारे फैक्ट्स के लॉजिक को अंधा कर दें। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव लर्नड इन माई लाइफ। बिकॉज जब फैक्ट्स बोलते हैं ना, तो सारे के सारे भले ही कितने भी पुराने और रिस्पेक्टेड नैरेटिव वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गलत साबित कर दिया जाता है। लास्ट में जो जेनजी भी हैं वो भी कोई बहुत बड़े क्रिटिकल थिंकर्स या कोई मास्टरमाइंड्स नहीं हैं, वो लोग भी ढंग से पढ़ाई नहीं करते, रील्स और पॉर्न से एडिक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा जिम तक नहीं जाते, बहुत ही ज़्यादा सबका हाल बुरा है। और इंडिया में एक चीज़ तुम्हें बहुत नोटिस होने मिलेगी, जब भी तुम्हारा ओपिनियन ऑनलाइन किसी आदमी के अगेंस्ट है, तुम कमेंट करते हो, वीडियो बनाते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हें एक बहुत ही गंदी गाली मिलेगी कि चुप बहन के लौड़े, चुप मादर चोद ये चीज़ें बोल दी जाएंगी। और इंडिया में गाली गलौज का कल्चर बहुत ज़्यादा है, इंडिया में रिस्पेक्टफुली बात नहीं की जाती। आई एम सॉरी मैंने गाली दी ऐसे, लेकिन हाँ, ये चीज़ें तुम्हें सुनने मिलेंगी अगर तुम्हारा ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन से क्लैश होता है। यानी हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, मगर जो भी प्रॉब्लम बता रहा है उसे एंटी नेशनल बोल देंगे और उसे बहुत ही गंदी गाली दे देंगे, जिससे वो अपना ओपिनियन बाहर नहीं रखे। हम अपने फैंटेसी दुनिया में खेलते रहेंगे, नाचते रहेंगे, झूमते रहेंगे, भले गटर की बदबू आती रहे, लेकिन ये चीज़ सच नहीं है ना। कुछ लोगों की आंखें खुल जाती है, कुछ लोग मैट्रिक्स को देख लेते हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट सैडन्स मी टू माई कोर, ये चीज़ ने मुझे बहुत सताया है, जो है हमें हमारे फ्रीडम की वैल्यू तक नहीं पता। हम एक कॉलोनी थे अराउंड 80 साल पहले, वीडियोस भी एग्जिस्ट करते हैं भाई, हम ब्रिटिश को सल्यूट करते थे, ब्रिटिश हमें कुत्ता भी नहीं समझते थे, मुंह पर थूकते थे, हमें एक इंफीरियर रेस समझते थे। उन्होंने नाजीज की तरह हमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नहीं भेजा, लेकिन इतना ज़्यादा सब्जुगेट करके रखा कि हम कभी भी बड़ी पोजीशन हासिल ना कर सकें। हमें एक बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट नज़रिए से देखा, हम पर स्लेवरी करी और स्लेवरी की जस्टिफिकेशन ये दी कि हम तो तुम्हारी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उप्लिफ्टमेंट कर रहे हैं, तुम्हें एक जेंटलमैन बना रहे हैं, तुम तो बारबैरिक और घटिया थे, बदबूदार थे, हमने तुम्हें एक सिविलाइज्ड आदमी बनाया। और ये इंपीरियल इकोनॉमी ने हम पे 200 साल राज किया। इससे पहले भी बहुत सारे इन्वेजन इंडिया में हुए थे। सबसे पहले हुए थे दिल्ली सल्तनत के, जो खिलजी डायनेस्टी ने चलाए थे। उसके बाद आए थे मुगल डायनेस्टी के, जो लास्ट में जाकर औरंगजेब में ख़त्म हुए, और उसके बाद ब्रिटिश का राज शुरू हुआ। एक सवाल मेरा हिस्टोरियन से है, हम अपने इंडिया को इतना ग्रेट मानते हैं, सोने की चिड़िया मानते हैं, लैंड ऑफ वॉरियर्स मानते हैं, मीनवाइल देश लाइक सोवियत यूनियन वर नेवर इन्वेडेड, पुराना रशिया भी इन्वेड नहीं किया जा पाया। नेपोलियन ने इतनी बुरी वॉर लड़ी, फिर भी वो रशिया नहीं जीत पाया, मॉस्को तक पहुंचा और मर गया। हिटलर की आर्मी मॉस्को के गेट्स तक पहुंची लेकिन मर गई। मीनवाइल हमारे ऊपर ही इतने ज्यादा इन्वेजन्स हुए कैसे? मगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट किसी और दिन की बात है, इस पे तुम किसी और दिन डिस्कस करना। हमें हमारे इंडिपेंडेंस की वैल्यू ही नहीं पता। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हमने इतनी ज्यादा स्ट्रगल देखी है। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, जो भी लोग बोल रहे थे पीस के अगेंस्ट, इंपीरियल टिरेनी को खत्म करने के अगेंस्ट, एक डेमोक्रेसी के लिए, एक फ्री नेशन के लिए, उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा था। कुछ एक्सट्रीमिस्ट, कुछ थोड़े वायलेंट लोग थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जो पार्टिसान मूवमेंट्स करते थे, एक आर्मी क्रिएट करते थे, रेबेलियन फोर्सेस क्रिएट करते थे, आज़ाद हिंद फौज नाम था उनका। कुछ भगत सिंह जैसे थे जो एक्टिविटीज़ करते थे ऐसी जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को तकलीफ हो, और कुछ नॉन वायलेंस करते थे। सबको ही बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया, जेल में भूखा रखा गया, मारा गया, पीटा गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने एक फ्री इंडिया का ख्वाब देखा था।
और आज इंडिया फ्री है। मेरे दोस्त, तुम इंडिया के एक नौजवान हो, चाहो तो अपनी दुनिया को मुट्ठी में ला सकते हो। जितने भी देश वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तबाह हो गए थे ना, उन्होंने वापस रिकवर किया। चाइना जापान की कॉलोनी था, चाइना में बहुत बड़ी वॉर चली थी। इसके साथ साथ जर्मनी, जापान, यूएसए, यूके सब पर एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा था। सोवियत यूनियन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। इन्होंने पूरे देश को रिबिल्ड किया। इनका देश जमीन पर आ गया था, तभी इन्होंने उठे, रिबिल्डिंग शुरू की। हमारे पास वो ऐसा फेज आया ही नहीं, पागलपन वाला, इंडस्ट्रियल माइट वाला, डेवलपमेंट वाला। मगर ये सारी चीज़ें तब बदलेंगी जब शायद रिलीजियस टेम्परमेंट एक बैक सीट लेगी और साइंटिफिक टेम्परमेंट ऊपर आएगी। तब लोग रिसर्च करेंगे, शायद क्वांटम केमिस्ट्री का इंडिया हब बन जाए, शायद एआई का हब बन जाए, जो बन भी रहा है। कंप्यूटर्स में तो हम एक्सेल कर रहे हैं, मगर माई फील्ड, माई लाइकिंग इज़ टू द रियल साइंस। जैसे बायोलॉजी हो गई, वायरोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई। इससे अगर लोग निकल के नोबेल प्राइज़ जीतते हैं तो इंडिया का कितना नाम होगा। इस वीडियो का पर्पस बस मुझे इंडिया की जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं उसे समझाने के लिए बनाना था। ऐसे ही 10 वीडियोस भी बना दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्शनेबल स्टेप सिर्फ एक है। जब तक इंडिया की पॉलिटिक्स का नेचर ऐसा ही रॉटन रहेगा, कास्ट रिलीजन की बातें करने वाला, तब तक पॉलिटिशियन से तो कोई हेल्प या उम्मीद एक्सपेक्ट मत करना। बिकॉज ये लोग पॉलिटिशियंस जो हैं, ये बड़े बड़े धर्म की बात कर ले, इनकी उनकी बात कर लें, लेकिन इनके बेटे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में। इनको अगर कुछ होता है तो जाते हैं मेयो क्लिनिक में, यूएस के, अपने बड़े ऑपरेशंस और रिसर्चेस कराने की मुझे क्या हो गया। मीनवाइल तुम सरकारी हॉस्पिटल के धक्के खाते खाते मर जाओगे। ना धर्म बचाएगा, ना गवर्नमेंट बचाएगी, तुम्हें खुद ही कुछ करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं जो ऐसा मानता हूँ, आई डू नॉट वोट, मैं वोट नहीं करता। इवन दो आई हैव अ वोटर आईडी, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। बस ऐसा मानता हूँ कि खुद की मेहनत अगर कोई करता जाए तो कुछ ना कुछ कर सकता है। तुम्हें अगर साइंटिफिक टेम्परमेंट है, तुम्हें साइंस को डेवलप करना है, तो देश छोड़ के चले जाओ, साइंस में पढ़ाई करो, तुम्हें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भले ही देश में नहीं होगी तो बाहर मिलेगी। आगे जाके देश का तुम नाम कर सकते हो, देश में भी वो चीज़ें ला सकते हो। बस काम करना है, सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में। ना गवर्नमेंट आएगी, ना धर्म आएगा, ना कम्युनिटी आएगी, सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मेहनत के हाथ में। जो भी प्रॉब्लम है उससे ऊपर उठ जाओ। किसी के लिए वेट मत करो, किसी का इंतजार मत करो कि ये नेता मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और लास्ट में अगर ऐसे ही लोगों के बहुत बड़े ग्रुप्स बन जाते हैं, ऐसे इंडिया में 10 लाख लोग भी आ जाते हैं ना, जो सिर्फ खुद के काम पे विश्वास रखते हैं और एक कलेक्टिव मूवमेंट लाते हैं कि पोल्यूशन खत्म करना है, इंडिया को एक साफ देश बनाना है, इंडिया से गंदगी हटानी है, नदियों को साफ करना है, तो वो बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। एक अकेला दिमाग ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। सोचो 10 लाख लोगों का दिमाग क्या करेगा। और इंडिया में अकल की कमी नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी की कमी है। मेरा ये मानना है कि अगर इंडियन सारे यूनाइट हो जाएं तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। मगर यूनिटी कम है, यहाँ पे डिवीजन ज़्यादा है। जब तक ये डिवीजन, ये घटिया पॉलिटिक्स, ये घटिया पॉलिटिशियंस, ये घटिया नैरेटिव्स हमसे उठ नहीं जाते, जब तक हम एक साथ नहीं आते, तब तक डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड्रू टेट की एक बात मुझे याद आती है। अगर मैं एक मिलियनर हूँ, मेरे सामने एक मिलियनर बैठा है और मैं उससे बिजनेस डील कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता वो ब्लैक है, वाइट है, उसकी हाइट कितनी है, उसका स्किन कलर क्या है, उसकी रेस क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या। आई डू नॉट गिव अ फक। वो भी एक मिलियनर है, बड़ा आदमी है, मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ। मुझे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, काम करना है, हमारा गोल सेम है। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एट द हाईएस्ट लेवल। आई होप ये थॉट एक्सपेरिमेंट, ये वीडियो ने तुम्हें सोचने की शक्ति दी होगी। अगर किसी भी नैरेटिव से अगेंस्ट लगता है तुम्हें कि गलत मैंने कुछ बोला है, तो प्लीज़ कमेंट्स फ्री है, तुम कुछ भी कह सकते हो। मैं बहुत थक गया हूँ यार बोल बोल के। गॉड ब्लेस, आई सी यू एट द टॉप। Dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab, wenn ja!